तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जो है आगे का बात करेंगे पिछले क्लास से। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा था, उनको समझने की कोशिश की थी। आज जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कि हम लोग सेल भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? सेल। इसको हिंदी में हम लोग कोशिका भी कहते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे हम लोग सेल का। सेल सबसे पहले जो है खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का आविष्कार किया था, मतलब आविष्कार नहीं, गलती हो गया, वो जो है सेल को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी की बात है। उस समय रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा खुद से बनाए गए माइक्रोस्कोप से सेल का जो है डिस्कवरी किया था। अब बात आता है कि कहाँ खोजा था इन्होंने सेल को। तो हम लोग कहते हैं इन्होंने जो सेल को खोजा था, स्पेनिश ओक एक ट्री होता है, उसके छाल में, उसका जो बार्क होता है ना, बार्क जिसको छाल कहते हैं, उसमें खोजा था। इसको कॉर्क सेल भी नाम दिया जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्पेनिश ओक जो एक ट्री का नाम है, उसके बार्क में सेल को खोजा था। और इन्होंने जब पहली बार सेल को देखा तो इनको वो जो है सेल का स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक दिखाई पड़ा। इस तरह से, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है, आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इनको दिखाई पड़ा। इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा बार्क में, और इन्होंने इसका नाम दे दिया था सेल। सेल का अगर हम बात करें, क्या सेल का मतलब क्या होता है, तो ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। इसका जो इन्होंने बताया था, वो अपने बुक में बताया था। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल को सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 ईस्वी में। कहाँ डिस्कवर किया था? तो हम लोग क्या कहेंगे, स्पेनिश ओक एक ट्री होता है, उसमें उसके बार्क में, मतलब उसकी सतह का जो छाल होता है, उसमें खोज किया था। और सेल का स्ट्रक्चर इनको देखने में कैसा लगा था? तो ये जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिससे हम लोग शहद निकालते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर इनको देखने में मिला था। तो उस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया सेल। सेल का अगर हम लोग जो है ग्रीक लैंग्वेज में बात करें उसका अर्थ, तो उसका अर्थ होता है क्या? स्मॉल रूम, छोटा कमरा। और इस बात का जिक्र इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया जो इन्होंने लिखी थी, उसमें सेल के बारे में हम लोगों को क्या किया? बताया। फिर आगे साइंस में हमेशा रिसर्च होते रहता है, तो एक चीज हुआ आज डिस्कवर, फिर आगे फर्दर और बहुत सारे डिस्कवरी जो है होते रहते हैं। फिर जो है आगे डिस्कवरी हुआ तो ईस्वी आ गया 1674। कितना आ गया? 1674। इसमें एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो इसको हम लोग जो है शॉर्ट में कहेंगे एवी लीeuwenhoek। तो 1674 ईस्वी में जो है एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने जो है एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। लिविंग सेल मतलब हम लोग क्या कहेंगे, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो हम लोग आंसर क्या देंगे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एवी लीeuwenhoek भी कह सकते हैं, 1674 ईस्वी में। तो हम लोग बात करेंगे अगर सबसे पहले जीवित कोशिका का डिस्कवरी जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था, तो फिर जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था सेल, तो वो क्या था? तो एक्चुअली में जो जिसका नाम इन्होंने सेल दिया था, वो क्या था? सेल वॉल था। अगर क्वेश्चन डिटेल में पूछे कि एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने जिस चीज को देखा था वो क्या था, तो हम लोग कहेंगे वो जो एक्चुअली में सेल वॉल था। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, ये डेड सेल था, इसका सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर था।
लेकिन अंदर में कोई भी लिविंग जो है मटेरियल था वो खत्म हो चुका था। तो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखा था। और सबसे पहले सजीव कोशिका का किसने खोज किया, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। आप लोग लिखिए, इसको मिटाते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा सेल के शेप एंड साइज के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर सेल है तो इसका कुछ आकार भी होगा। शेप एंड साइज, साइज कहेंगे आकार को, और ये शेप कहेंगे उसका आकृति कैसा है, डिजाइन कैसा है। साइज कहेंगे बड़ा है, छोटा है, किस टाइप का है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेल के शेप एंड साइज का। तो सेल जो है ना एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। उसको देखने के लिए हम लोग को जो है माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़ता है, जिसको हम लोग दूर, शायद हिंदी में दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप को हिंदी में हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम लोग को सेल को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन देखिए, बड़ा से बड़ा जीव हो या छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जीव हम लोग बात करें व्हेल हो, फिर एलिफेंट हो, या हम लोग हो, या फिर छोटा से छोटा जीव जो होता है जो कि जैसे चींटी हुआ, तो इस सब में जो है करोड़ों अरबों की संख्या में सेल होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सेल कितना छोटा होता है। जब हम लोग सेल का मेजरमेंट का बात करते हैं तो वो हम लोग माइक्रोमीटर में करते हैं। माइक्रोमीटर में सेल का साइज होता है। अगर हम इससे अंदाजा लगाएं तो मान लीजिए ये 1 मीटर है। ये अगर 1 मीटर है तो इस चीज को जब हम लोग 10 लाख हिस्सा में बांटेंगे तब जाके जो है एक सेल के मतलब साइज का, आकार का आपको समझ में आएगा सेल कितना छोटा होगा। ये 1 मीटर है, इसको जब हम लोग 10 लाख हिस्से में बांटेंगे तब जो वो छोटा वाला एक हिस्सा होगा उस साइज का सेल होता है। तो आप समझ सकते हैं सेल का ऐसे अंदाजा आप साइज का लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेप क्या होता है, आखिर सेल का जो है आकार किस टाइप का होता है। तो एक कहा जाता है शेप जो होता है सेल का, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इट्स फंक्शन। सेल का जो शेप होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है। न कि हम ऐसा नहीं कर सकते हाथी का सेल है तो वो बड़ा होगा और चींटी का सेल है तो वो छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। सेल का जो शेप इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है, चाहे वो हाथी के शरीर में हो या चींटी के शरीर में हो। उस सेल का काम क्या है उस हिसाब से उसका क्या होगा, जो भी शेप होगा। तो अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए कैसे कैसे सेल होते हैं। अगर हम लोग बात करें फैट सेल की, जो चर्बी होता है हम लोग के शरीर में भी या किसी भी चीज में, या हम लोग जब मटन खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले को क्या कहते हैं कि भैया थोड़ा चर्बी दे दीजिएगा। वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का वो चर्बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता है, उसका सेल कैसा होता है। इस टाइप का सेल होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैट सेल। राउंड होता है और इसका न्यूक्लियस जो है साइड में रहता है। तो फैट सेल का साइज इस प्रकार का हुआ। अगर हम लोग बात करें दिमाग, जो हम लोग का सब चीज का जड़ है, जितना भी काम होता है, डिस्कवरी होता है, सब हम लोग कहाँ से करते हैं, दिमाग से करते हैं। सोचते हैं दिमाग से, रीजनिंग, थिंकिंग, या फिर इंटेलिजेंस, या हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं सब चीज कहाँ से करते हैं, तो हम लोग जो है दिमाग से करते हैं। तो दिमाग में कौन सा सेल होता है, तो हम लोग कल पढ़े थे कि दिमाग में जो है न्यूरॉन्स होते हैं। हमारा दिमाग किस चीज से मिलकर बना है, तो हम लोग कहेंगे क्या, न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। और हम लोग अब जो है बात करेंगे न्यूरॉन्स का आखिर कैसा डिजाइन होता है। तो न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तो न्यूरॉन्स इस प्रकार का डिजाइन होता है कुछ। इसको नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये हो गया आपका न्यूरॉन्स। अगर हम लोग बात करें मसल सेल का, तो मसल सेल स्पिंडल शेप होता है। वो कुछ इधर पतला होता है, इधर मोटा, फिर इधर जाके क्या होगा।
ये कुछ इस टाइप का होता है स्पिंडल सेल। इस टाइप का क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मसल्स सेल, मतलब मांसपेशी जो हम लोग का ये सब होता है मांसपेशी, तो वो वाली सेल कैसी होती है, इस डिजाइन का होता है मसल सेल। ये हो गया आपका फैट सेल, ये हो गया हम लोग का जो है क्या हुआ, नर्वस सिस्टम का जो भी सेल है, न्यूरॉन्स। और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स ही होती है हम लोग के शरीर में। इसके बाद हम लोग फर्दर बात करें तो आरबीसी आप लोग जानते हैं। आरबीसी कैसा था, कनकेव शेप का होता है। इसको अगर हम लोग साइड से देखें, साइड से आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। साइड से अगर देखें आरबीसी को हम लोग, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, कनकेव शेप का होता है। अब देखिए, बात करते हैं कि फैट सेल है तो इस प्रकार का हो गया, न्यूरॉन्स है इस प्रकार का हुआ, मसल सेल इस प्रकार का हो गया, आरबीसी इस प्रकार का हो गया। तो शेप जो है फंक्शन के आधार पे, सभी के कार्य के आधार पे अलग अलग है। फैट सेल है, इसको क्या करना है, सिर्फ जो है मटेरियल एक्स्ट्रा जमा करना है। ये इस प्रकार का हुआ, बीच में बहुत सारा मटेरियल जमा हो गया, इसका मेन जो काम था वो हो गया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हम लोग का डिसीजन या फिर हम लोग जो भी सोचते हैं, उसमें जो है बहुत सारा जो है सिग्नल भेजना होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसे हम लोग गर्म चीज पे हाथ रखे तुरंत हटाते हैं, मतलब हम लोग के बहुत सेकंड में भी नहीं लगता, हम लोग जो है रिस्पॉन्स में हाथ हटा लेते हैं गर्म चीज पे पड़ने पे। तो उस समय क्या काम करता है, जब हम लोग गर्म चीज को छूते हैं, उस समय से सिग्नल हम लोग के दिमाग में जाता है। दिमाग, तो जब हम लोग गर्म चीज को छूते हैं तो क्या होता है, वहां से मैसेज हम लोग के दिमाग में सेंड होता है, फिर दिमाग जो है रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, क्या हाथ हटा लेना है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स जो है थोड़े आकार में लंबे होते हैं, जिससे क्या होता है सिग्नल थोड़ा आसानी से चले जाता है, क्योंकि बार बार इनको जो है क्या होता है, जंक्शन होता है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर दूसरा न्यूरॉन्स होगा, ये इस तरह से अगर बात करें, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन्स होगा। तो अगर ये छोटे होंगे साइज में तो बार बार जंक्शन को पास करना पड़ेगा, जहाँ पे टाइम गैप होगा। ये थोड़े लंबे हैं तो वो टाइम मैनेज हो जाता है। फिर मसल सेल्स है, ये हम लोग मसल्स का क्या होता है, हमेशा यूज होता है, कभी स्ट्रेट कभी मुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स में चलते रहते हैं, तो इसके शेप के कारण जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आसानी होता है। फिर आरबीसी का बात करें तो आरबीसी का मेन काम क्या है, आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को ढोना। इसमें प्रेजेंट जो भी हीमोग्लोबिन होते हैं, वो ऑक्सीजन को जो है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं, तो इसका काम है ऑक्सीजन को ढोना। तो ये क्या होता है, इसका शेप कनकेव होता है और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए भी नहीं पाया जाता जिससे कि ये ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा शेप जो है, सेल का शेप जो है वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। और इस सब डिजाइन सबको पता चल गया कि क्या क्या फंक्शन होता है और किस कारण से जो है इन लोगों का शेप इस तरह है। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल जो है, सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल को हम लोग हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक, और फंक्शनल को कहते हैं क्रियात्मक। यूनिट का हिंदी तो आप लोग जानते हैं, इकाई। तो ये सेल क्या हुआ, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब इस टर्म को समझिए, संरचनात्मक क्या होता है। संरचनात्मक का अगर बात करें, इसका कुछ तो मोटा मोटी पता चल रहा है, वर्ड से संरचना से रिलेटेड कुछ होगा। तो जिस तरह से हम लोग जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, पक्का का मकान का अगर हम लोग बात करें, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ईटा जो ब्रिक्स होता है उसको जोड़ जोड़ के हम लोग एक संरचना बनाते हैं। घर का जो भी डिजाइन है किससे बनता है, तो वो ब्रिक्स जिसको हम लोग ईटा कहते हैं, उससे पूरा संरचना बनाते हैं। उसी तरह से जो हम लोग का सजीव का जो बॉडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी शरीर है, वो जो है सेल से मिलके बना हुआ है। सेल जो है पूरा कंस्ट्रक्शन करता है इसके क्या, पूरा बॉडी का। देखिए
सबसे पहले सेल हुआ, बहुत सारा सेल मिलेगा, ये निर्माण कर देगा आपका टिश्यू का। बहुत सारा टिश्यू मिलेगा, ये जो आपका निर्माण कर देगा ऑर्गन का। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी। यहाँ देखिए क्या हुआ, सेल, बहुत सारा सेल मिला, टिश्यू बन गया। अब बहुत सारा टिश्यू मिला तो ऑर्गन बन गया। ऑर्गन एक कोई भी एक अंग हुआ, मान लीजिए दिल है या फिर लीवर है, जो भी है, फिर बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, फिर बॉडी बन गया। तो अल्टीमेट बॉडी बना किससे, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेल से ही बना। तो इस तरह से बॉडी का संरचना जो हुआ किससे हुआ, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, सेल। तो इस तरह से हम लोग समझ गए इस सेल को स्ट्रक्चरल जो है यूनिट क्यों कहते हैं। अब सेकंड बात आता है फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई किस तरह से है। देखिए हम लोग के शरीर में जिस तरह से जो भी क्रिया होता है, हम लोग सांस लेते हैं या फिर हम लोग शरीर में पाचन होता है या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड पूरे शरीर में हम लोग का यहाँ से वहाँ घूमता है, तो ये सब कौन करता है। जैसे हम लोग के शरीर में सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बॉडी का जो काम है कर कौन रहा है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या है, ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गन में कौन है, टिश्यू, टिश्यू के बाद कौन है, सेल। तो लिटरली जो है अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहा है और हम लोग का शरीर में क्या खाना पच रहा है, तो खाना अगर पच रहा है तो फिर काम कौन कर रहा है, अल्टीमेटली जो है काम सब सेल ही कर रहा है। क्योंकि उस ऑर्गन सिस्टम जो भी है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मिलकर किससे बना है, बना तो है वो सेल से मिलकर। तो जब सेल से मिलकर बना है तो इसका मतलब है जो भी फंक्शन बॉडी का है वो निभा कौन रहा है, तो सेल निभा रहा है। जब सेल निभा रहा है सभी फंक्शंस को, तो हम लोग कह सकते हैं इसको फंक्शनल यूनिट। इस तरह से हम लोग समझ गए सेल को जो है हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेल जो है कितने टाइप के होते हैं और सेल कहलाने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग बात करें कि पहले सेल कहलाने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो सेल कहलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब कम से कम इतना चीज तो चाहिए, तभी हम उसको क्या नाम देंगे, सेल का। तो जो तीन चीज है मिनिमम रिक्वायरमेंट में, एक तो अगर सेल कहलाना है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। और तीसरा जो है न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे सेल कहलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो सेल कहलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म उसमें होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो सेल कहलाने के क्या है, योग्य है। ये हो गया आपका, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। कम से कम ये तीनों चीज तो चाहिए अगर हम किसी चीज को सेल कह रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर बात करेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल जो है मेनली दो टाइप के हैं। पहला तो हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। सेल कितने टाइप के हैं, तो हम लोग कहेंगे दो टाइप के हैं। एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा आपका हो गया यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। अब देखिए बायोलॉजी का अधिकतर वर्ड को जो है हम लोग उसके टर्म से समझ सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक है, इसको समझते हैं।
इसको तोड़ दीजिए पहले। प्रो और कैरियो, इसमें दो टर्म बना, एक प्रो है, एक दूसरा क्या है, कैरियो। तो प्रो का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसको प्रो मतलब इनिशियल, शुरू वाला। और ये जो कैरियो है, कैरियो का मतलब हम होता है बायोलॉजी में, न्यूक्लियस को कैरियो कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, इनिशियल न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो है न्यूक्लियस सही से बना हुआ नहीं होता है। और अब हम लोग अगर बात करें यूकैरियोटिक का, तो इसको भी तोड़ते हैं। यू, यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब सही। फिर यहाँ पे कैरियो है, कैरियो का मतलब हो जाता है क्या, न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ जिसमें ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है क्या हो, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो। और यूकैरियोटिक जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो। तो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो ये मान लीजिए अगर ये सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी मटेरियल रहता है वो पाया जाएगा, बट किसी फिक्स बाउंड्री में ये क्या होगा, इन सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल रहता है वो पाया तो जाएगा इसमें, बट क्या होगा, किसी एक फिक्स बाउंड्री में ये बंधा हुआ नहीं होगा, बस वो स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में। अब दूसरा अगर हम लोग यूकैरियोटिक का बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक फिक्स होता है। ये जिस तरह से सेल है, तो इसके चारों साइड साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो इस न्यूक्लियस में क्या होगा, एक वेल डिफाइंड जो है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है वो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर में होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक हुआ, और जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक हुआ। अब जो है हम लोग बात करेंगे फर्दर, ऑर्गेनिजम्स सेल के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो है, अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स, तो सेल के नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। पहला तो आपका हो गया यूनिसेलुलर, इसको हम लोग हिंदी में एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। और दूसरा आपका हो गया मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म सेल के नंबर के आधार पर कितने तरह के हुए, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब हम लोग अगर यूनिसेलुलर को का बात करें तो इसको टर्म को तोड़ दीजिए। यूनि मतलब क्या हुआ, एक, सेल तो यहाँ पे है ही, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना हो, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल है बस वही ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा टाइप का अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब क्या हुआ, मेनी, मतलब बहुत सारे सेल्स, सेलुलर तो सेल हुआ, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसके बाद ईस्ट, बैक्टीरिया। और हम लोग अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे हो सकते हैं, ह्यूमन, इंसान जो है, डॉग, कैट, एलिफेंट, ठीक है। तो अमीबा क्या हुआ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा का शेप तो आप लोग जानते ही हैं, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये हो गया आपका अमीबा। पैरामीशियम, ये जो है इसको हम लोग जो है स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं, मतलब ये जो है इसका शेप जो साइंटिस्ट बताते हैं,
पैरामीशियम का स्लीपर टाइप का होता है, स्लीपर जो हम लोग चप्पल पहनते हैं उस टाइप का होता है। ईस्ट राउंड शेप का होता है। इसका हम लोग जो है बेकिंग इंडस्ट्री और जो हम लोग का अल्कोहल बनाने का फर्मेंटेशन वाला है उसमें ईस्ट का काम आता है। बेकिंग जितना भी हम लोग ब्रेड खाते हैं या फिर बहुत सारे केक हैं, और तो बेकिंग इंडस्ट्री मेनली जो है ना ब्रेड केक ये सब जो भी चीज बनाते हैं उसमें ईस्ट का बहुत रोल होता है। और जो हम लोग का ये अल्कोहल का इंडस्ट्री है उसमें भी ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन के लिए। फिर बचा बैक्टीरिया, ये तो हम लोग में बीमारी काउज करता है। मल्टीसेलुलर तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल का जो है थ्योरी है, और सेल थ्योरी जो है कौन कौन दिए सेल जो है। अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक जो है सिल्डन और दूसरे का नाम था स्वान। एक सिल्डन और एक स्वान। सिल्डन जो है ये जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी के थे इसका मतलब, और बोटनिस्ट मतलब ये प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। और स्वान जो थे ये ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के थे, और ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सिर्फ प्लांट की स्टडी की थी, स्टडीड प्लांट। और स्वान ने प्लांट और एनिमल, स्टडीड प्लांट एंड एनिमल। तो सेल थ्योरी जो है सिल्डन और स्वान इन दोनों ने दिया था। सिल्डन जो है जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान, तो ये स्टडी किए थे प्लांट और एनिमल दोनों। तो हम लोग को क्या होता है ना इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन बोटनिस्ट थे कौन जूलॉजिस्ट थे। तो एक ट्रिक है सिंपल सा, स्वान। स्वान जो है संस्कृत में देखिएगा तो कुत्ता का पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या कहते हैं, स्वान होता है। तो स्वान से अगर हम लोग बात करें, स्वान कुत्ता, कुत्ता जीव होता है, जीव होता है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं जूलॉजी में, तो जूलॉजिस्ट। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि स्वान जो है जूलॉजिस्ट थे, और बाकी बचा सिल्ड्रन तो वो बोटनिस्ट हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1838 में दिया था, और स्वान ने 1839 में। हम लोग कहते हैं कि सिल्डन और स्वान जो दिए थे वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी दिए थे। ये लोग जो एक तरह से क्या कहें आधा सेल थ्योरी दिए थे। इन्होंने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है एक या अनेक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो है क्या बताए कि सेल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है एक या अनेक सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब हम लोग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। इतना बात इन दोनों ने कहा था। फिर फर्दर जो है एक साइंटिस्ट आए, वो तीसरे थे, उसका नाम था वर्चॉव। ये जो है एक टर्म दिए ओमिनो सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये जो है 1855 एक वर्चॉव आए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमिनो सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि जो नए सेल जो भी हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं डेवलप होते हैं। मतलब नया सेल जो भी बनता है वो पुराने वाले सेल से ही बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि सिल्डन और स्वान ने फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया था, लेकिन वर्चॉव ने सेकेंड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया, और इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया कंप्लीट किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल थ्योरी को कंप्लीट किसने किया तो आप लोग क्या कहेंगे वर्चॉव। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी किन्होंने दिया, सिल्डन स्वान ने, सेकंड पार्ट किसने दिया तो आप लोग क्या कहेंगे वर्चॉव ने दिया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था ओमिनो सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम लोग फर्दर बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, एक टर्म आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या हुआ, श्रम का बंटवारा। जो भी काम करना है उसको क्या करेंगे, बांट के करेंगे। तो ये मेनली जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक मल्टी सेलुलर, जिस तरह से एग्जांपल मेरे लीजिए, हम लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन है, हम लोग में क्या होता है, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे कुछ सेल मिलकर जो है मतलब ब्लड को पंप कर रहे हैं, ठीक है, वो हार्ट सेल्स हो गए, वो जो है ब्लड पंप कर रहे हैं, उनका काम है सिर्फ ब्लड पंप करना। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिल गए न्यूरॉन्स, वो जो है दिमाग का कंट्रोल कर रहे हैं पूरा बॉडी को, उनका काम है कंट्रोल करना। फिर कुछ सेल्स हो गए वो जो है मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, कुछ सेल्स हो गए वो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, फिर कुछ सेल्स हो गए जो हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, वो वहाँ फंक्शन कर रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ कि सब अपना अलग अलग एक तरह से काम बांट लिया। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर जो है क्लियरली देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल के या फिर हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड जो है उसमें सबसे बड़ा क्रांति तब आया जब 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग जो जनरल लाइफ में देखते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप लोग भी देखे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन जब 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद जो है हम लोग का दरवाजा खुल गया कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का। माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड था उसका एक तरह से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी से उसका जो है दरवाजा खुल गया। हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक जो भी वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे रिसर्च करने लगे, बहुत सारे जीवों को खोजने लगे और उनका बिहेवियर, हैबिटेट या फिर जो भी है उसको क्या हुआ, बहुत सारा एक लार्ज स्केल पे डिस्कवरी चालू हो गया। और हम लोग जो जनरली यूज करते हैं अपने साइंस लैब सब में वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो हम लोग क्या बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब सेल जो है उसमें क्या क्या चीज होता है सेल के अंदर। ठीक है, अभी तक हम लोग सेल के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे सेल के अंदर में क्या क्या होता है। तो मेनली जो है हम लोग सेल को तीन हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है, मेनली जो है हम लोग सेल को तीन हिस्से में बांट देते हैं। पहला जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ऑफ सेल होता है उसमें हम लोग कहते हैं सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज मतलब सेल का जो बाउंड्री है वो हो गया। दूसरा आपका हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म और तीसरा हो गया आप लोग का न्यूक्लियस। कंपोनेंट ऑफ सेल में तीन टाइप होते हैं, एक सेल बाउंड्री हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म हो गया, तीसरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब सेल बाउंड्री का अगर हम लोग बात करें इसमें मेनली दो होते हैं। एक तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाए जाएंगे। दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सॉरी, सेल वॉल। दूसरा होता है आपका सेल वॉल, ये जो है ऑप्शनल होता है।
अब देखिए इस बात को समझिए, सेल बाउंड्रीज दो हुए, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन सभी में पाए जाते हैं, मतलब यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल कहने का मतलब है वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो या फिर जो है बैक्टीरियल सेल हो, फंगल सेल हो, कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा। दूसरा मिनिमम क्राइटेरिया में भी था सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा आता है सेल वॉल। सेल वॉल ऑप्शनल होता है, प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल नहीं पाए जाते, सॉरी प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल पाए जाते हैं, फिर एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। फंगल सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ कि प्लांट में है, फंगी में है, बट एनिमल में नहीं है, मतलब सेल वॉल क्या हो गया, ऑप्शनल है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाए जाते हैं। दूसरा बात आता है आपका साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जो है ये क्या लिक्विड पार्ट होता है, और इसमें जो है एक तरह से कहें तो क्या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाया जाता है। जैसे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, उसके बाद आपका जो है प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाया जाता है। फिर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस तो आप जानते ही हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब सेल का दिमाग कौन होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस होता है। इसको लिखिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स के बहुत सारे मतलब अलग अलग नाम भी है। जिस तरह से इसको हम लोग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा। और इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ये सब नाम है, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। सेल मेम्ब्रेन आप लोग देखे भी होंगे, याद करिए, जब आप लोग जो है बॉयल अंडा को छीलते हैं तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको अलग करने के बाद एक बहुत ही थीन झिल्ली ऐसा हम लोग को दिखता है, पूरे अंडे को कवर किया हुआ एक बहुत ही थीन, क्या बोल रहा था, तो वो क्या होता है, एक बहुत ही पतला ऐसा झिल्ली ऐसा लेयर होता है, वही आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो बहुत थीन होता है और ये लिविंग होता है, ठीक, बहुत थीन होता है, लिविंग होता है। अगला हम लोग बात करें तो ये जो है अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जो है सेल से बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा या दूसरे सेल से अंदर आएगा, तो वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये जो है अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। लेकिन ये सभी को अलाउ नहीं करता है, आल्सो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े, अलाउ करता है, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बट
सभी पार्टिकल्स से मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, ये प्रोहिबिट भी करता है। प्रोहिबिट का मतलब हो गया रोकना, मतलब ये बहुत सारे पार्टिकल को रोक भी देता है कि आप जो है सेल से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकल को तो जाने दिया, लेकिन कुछ पार्टिकल को क्या किया, नहीं जाने दिया। मतलब जाने भी दिया, नहीं भी जाने दिया, ये जो है अपना सिलेक्ट करता है कि किस चीज को जाने देना और किसको नहीं जाने देना है। इसी कारण से इसको हम लोग आल्सो सेल मेम्ब्रेन also called selectively permeable membrane। हम लोग देखिए सेल मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल का तो मूवमेंट अलाउ करता है इन और आउट ऑफ द सेल, बट कुछ पार्टिकल के मूवमेंट को ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोक देता है। तो चूंकि ये किसी को जाने देता है और किसी को नहीं जाने देता है, इस कारण से जो है सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट किया फिर परमिट दिया उसको जाने का, मतलब कुछ को सिलेक्ट किया, हाँ आप मतलब जैसे पार्टिकल ए बी सी जा सकता है, फिर डी ई एफ नहीं जा सकता है। मतलब ये क्या सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करके ही जाने देता है और नहीं जाने देता है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो है अगला नेचर, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है का मतलब क्या हुआ, ये लचीला होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लचीला होता है। ये सेल वाल की तरह जो है रिजिड नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। तो हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट होने दे रहा था, मतलब कुछ मटेरियल बाहर जा रहा था, कुछ मटेरियल अंदर आ रहा था, कुछ नहीं जा पा रहा था, तो ये क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ट्रांसपोर्ट में ये कंट्रोल कर रहा था। अब जो ये ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरह से होता है मेनली। ये ट्रांसपोर्ट जो हुआ, इसको हम लोग जो है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, दो तरह से होता है। एक तो आपका डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या हुआ, डिफ्यूजन होता है ये जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। कहने का मतलब है कोई भी जो गैसियस पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। जिस तरह से हम लोग घर में अगर अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करते समय, या फिर धूप बत्ती जो भी जलाते हैं, तो वो क्या होता है, जलाते हम एक कोनों में है लेकिन उसका सुगंध हम लोग को रूम के दूसरे कोने में भी पता चलता है। तो कैसे हुआ, तो वो जो गैसियस पार्टिकल है उसके जलने से जो महक हुआ, वो गैसियस पार्टिकल हवा में ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह चले गया, तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन हुआ मतलब गैसियस एक्सचेंज हुआ। ठीक है, उसी तरह से जब मम्मी जो है हम लोग का किचन में बढ़िया सा खाना बनाती है, खाना बनाती है किचन में खाना बनाती है, हम लोग जो अपने बेड पे सोए रहते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, सेंट हम लोग को पहुंच जाता है, अच्छा आज जो है चिकन बन रहा है, तो आज पनीर बन रहा है। हम लोग वहां से क्या करते हैं, पता चल जाता है। जब खाना बन रहा था किचन में और हम लोग बैठे हैं कहीं दीवार के पार, तो हम लोग को पता कैसे चला, तो वो जो खानों से जो सुगंध उसका उड़ा, वो हवा से होके हम लोग के पास पहुंचा। मतलब क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया, वो क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन भी दो तरह से होता है। डिफ्यूजन आपका किस तरह का हुआ, दो तरह का। एक तो आपका हो गया पेसिव, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। एक होता है आपका फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड। डिफ्यूजन दो तरह से हुआ, पैसिव और फैसिलिटेटेड। पैसिव का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हुआ कि नॉर्मल, मतलब जो गैसियस पार्टिकल है वो जो भी था वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह चले गया, वो हो गया आपका पैसिव। और फैसिलिटेटेड का मतलब हुआ कि उस पार्टिकल को जाने के लिए एक मतलब एक तरह से क्या व्हीकल चाहिए। जिस तरह से हम लोग को मान लीजिए यहाँ से
कहीं दूर जाना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से मतलब पैदल नहीं चले जाते हैं। अगर ज़्यादा दूर है तो हम लोग को क्या पड़ेगा, या कंडीशन उस तरह का नहीं है नॉर्मल, तो हम लोग को जो है एक व्हीकल का जरूरत पड़ेगा, या बाइक हो, साइकिल हो, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, जो भी हो, तो हम लोग को व्हीकल का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो खुद अकेले नहीं जा सकते, उसको जो है क्या होता है, एक व्हीकल चाहिए, उस व्हीकल में उसको पैक किया जाता है, फिर उसका जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो उस तरह के डिफ्यूजन को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड, और नॉर्मल जो चला जाता है वो क्या हो गया आप लोग का, पैसिव। अब हम लोग बात करते हैं गैसेस के साथ साथ तो सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। तो ऑस्मोसिस में हम लोग जो है वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। ये भी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जाता है। लेकिन हम लोग एक सुने होंगे ऑस्मोसिस, तो हम लोग क्या आजकल घर में हमेशा पानी पीने के लिए कैंट का यूज करते हैं, कैंट आरओ हम लोग कहते हैं। आरओ आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग जो कैंट आरओ का बात करते हैं, ये आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग का जो कैंट है ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, इसीलिए इसको क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी जो हम लोग इसको बिजली से देते हैं, ठीक है। और जनरली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है नॉर्मली चले जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस। ये दो तरह का आप लोग का क्या पहले ट्रांसपोर्ट हुआ, एक डिफ्यूजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्ट। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है और भी फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन निभाता है। जैसे में इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन का, हम लोग पढ़े फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके कारण क्या होता है, पहला फंक्शन जो सेल निभा पाता है, सेल डिवीजन। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये क्या करता है, सेल डिवीजन कर पाता है। सेल डिवीजन क्या हुआ, एक सेल है ये लॉन्ग हो गया, आगे चल के दो सेल बन गया, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह का सेल था, ये लंबा हुआ। इसका मतलब अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या ये इस तरह का शेप इनलार्ज हो पाता, नहीं हुआ। फिर ये जो है बीच से कट करके ये दो सेल बन गया। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी कारण से सेल डिवीजन का अलाउ होता है। एक दूसरा क्रम होता है इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, दो सेल कंबाइन करता है, ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, ये इस तरह से कंबाइन किया, ठीक है। ये कंबाइन किया एक, तो क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इंटरडिजिटेशन। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बीच में, कैसे बना, सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो सेल डिवीजन हुआ या फिर इंटरडिजिटेशन हुआ। इसी के कारण जो है बहुत सारे सेल्स जो है खाना भी खाते हैं। जिस तरह से सेल जो खाते हैं, जिसको हम लोग सेल ईटिंग कहते हैं, वो क्या हुआ, एक होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज पार्टिकल क्या आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका फेगोसाइटोसिस, और दूसरा पिनोसाइटोसिस। इसको हम लोग कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इसको कहते हैं सेल ईटिंग। इंडोसाइटोसिस को दो पार्ट में बांट दिया, एक फेगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आपका हो गया सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग कैसे हुआ भाई, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, ये इस तरह से यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये फूड पार्टिकल है। ये सेल जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे आया, उसके बाद ये क्या करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक।
फिर इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद ये फर्दर क्या करेगा, इधर से जो है ये टूट के जुड़ जाएगा और ये क्या हो गया, फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ गया, तो ये सेल ईटिंग हुआ। और फिर उसी तरह से जब ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है तो उसको हम लोग जो है सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ये इंडोसाइटोसिस के कारण हुआ। अब खाया पिया पचाया तो कुछ बाहर भी करेगा, जब बाहर करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये सेल है, इसके अंदर में ये वाला चीज जो है ये न्यूक्लियस है, ये वाला चीज क्या है, वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर भेजना है। क्या करेगा, यहाँ से इसको घुमा के यहाँ पे लाएगा बाउंड्री के पास, बाउंड्री के पास ला दिया। अब ये यहाँ से क्या होगा, थोड़ा रप्चर होगा और ये पार्टिकल बाहर चले जाएगा, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल था ये सेल बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। इसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। सेल वोमिटिंग, इतना लिखिए। सेल मेम्ब्रेन किस टाइप का होता है, इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा मॉडल दिया। तो हम लोग 2-3 मॉडल को देख लेते हैं, सिर्फ नाम देख लेंगे कौन कौन मॉडल था। पहला जो मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल सबसे पहले दिया गया था, बट ये उतना रिलायबल नहीं था, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद दूसरा मॉडल आया था सैंडविच मॉडल, ये भी रिलायबल नहीं था और ये भी मॉडल क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। एक मॉडल आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और ये मॉडल अभी तक जो है सेल मेम्ब्रेन का वैलिड है और हम लोग जो है यही मॉडल पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, वैलिड है। इससे सटीक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी नहीं है, तो अभी यही हम लोग का जो है चल रहा है। इस तरह से आज हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फर्दर हम लोग जो है कल मिलेंगे फिर से दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज के क्लास से रिलेटेड जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा या कुछ पूछना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे हम लोग से मिल सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।